प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के लिए पूर्व में जो 2 व्याख्यान दिए गए, उसमें मैंने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया था। उस आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को रेखांकित करने का मेरा कारण यह था कि उसकी पीठिका पर ही आधुनिक काल खड़ा हुआ था। और आधुनिक काल, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सन 1850 ईस्वी से लेकर के आज तक है और उसका उपविभाजन किया जाता है, जिसमें जो पहला उपविभाजन है वो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, अर्थात ठीक 50 वर्ष। इन ठीक 50 वर्षों को हिंदी साहित्य में हिंदी के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग कहा जाता है। ये भारतेंदु युग अचानक किस तरह से प्रकट हुआ? अचानक नहीं हुआ। इसकी पृष्ठभूमि में पूर्व में बता चुका हूं कि इस पृष्ठभूमि ने ही इस भारतेंदु युग की जो आधार भूमि थी तैयार किया, और उसी पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर के भारतेंदु युग आया, जिसमें भारतेंदु के साथ अन्य बहुत से कवि थे जिन्होंने साहित्य रचना करके हिंदी भाषा को एक नया रूप दिया। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस भारतेंदु युग का एक अन्य नाम भी है, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, क्योंकि ये भारतीय जो पुनर्जागरण काल था, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी व अन्य भारतीय सनातन संस्थाएं, उन्होंने हिंदू जनमानस को जो जगाया था, उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में भारतेंदु युग में हुई। इसलिए भारतेंदु युग के साथ इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, और समय है 1850 से 1900 ईस्वी। अब के जो प्रमुख कवि हैं, वैसे कवि बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाएं ज्यादा चर्चित हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ लगातार कविताएं लिखते थे, उनका नामोल्लेख मैं यहाँ करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो इस युग का नेतृत्व करते हैं और जिनको आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है, जिनको मात्र 35 वर्ष की आयु मिली, लेकिन उन्हें अपनी छोटी सी आयु में 72 रचनाएं वो हिंदी साहित्य को दे करके गए। एक कवि और चिंतक होने के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र एक पत्रकार भी थे। उन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनके नाम हैं कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनके पश्चात जो दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका नाम है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन उनकी उपाधि थी, प्रेम ही वो ज्यादा चर्चित थे, और ये भी इस युग के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। और भारतेंदु की तरह ही ये भी एक कवि होने के साथ साथ पत्रकार भी थे, और उन्होंने नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उनके अतिरिक्त इस युग के जो अन्य कवि हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, और इन्होंने इस युग में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। और अंतिम जो महत्वपूर्ण कवि हैं वह है राधाचरण गोस्वामी। इनके अतिरिक्त अन्य और भी कवि थे जिन्होंने इस युग में रचनाएं की, लेकिन प्रमुख रूप से भारतेंदु युग में इन कवियों को ही गिना जाता है। उपर्युक्त कवियों ने मिलकर के आधुनिक काल के प्रथम चरण, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता का प्रथम उत्थान कहा है, उसमें उपर्युक्त कवियों ने मिलकर के जो साहित्य लिखा, उसने हिंदी को रीतिकाल से आगे एक नई भावभूमि प्रदान की और एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो हिंदी को उपलब्ध करवाया। भारतेंदु युग के इन कवियों की कविताओं का अध्ययन करने के बाद और भारतेंदु युग के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन करने के बाद कुछ सामान्य प्रवृत्ति या विशेषताएं सामने आती हैं जिनका वर्णन अपेक्षित है, और वो इस प्रकार है
कि इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषताएं इस युग के साहित्य में जो उभर कर सामने आई, जो रीतिकाल से बिल्कुल भिन्न थी, अलग प्रकार की थी, जिन्होंने हिंदी को आधुनिक बनाया, वे इस प्रकार हैं। तो रीतिका भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं वो नंबर 1, राष्ट्रीयता। भारतेंदु की महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्ति राष्ट्रीयता थी। इससे पूर्व आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में हिंदी में राष्ट्रीयता के दर्शन नहीं होते। इतिहास और जनमानस में भी उस समय राष्ट्रीयता का कोई मत तात्पर्य नहीं था, राष्ट्रीयता को कोई समझता नहीं था। लेकिन आधुनिक काल के आते आते, जैसा कि इसकी पृष्ठभूमि रूप के व्याख्यान में मैं बता चुका हूं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कुछ ऐसी संस्थाएं और इस क्षेत्र में कार्य करने, धीरे लोगों में साक्षरता बढ़ने लगी और अंग्रेजी राज्य के स्थापित हो जाने के बाद यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी सीखी और अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा। अंग्रेज लोगों की देशभक्तिपूर्ण कविताओं से उन्हें प्रेरणा मिली और अब वो कवि लोग सारे भारत को एक राष्ट्र मानने लगे और इस प्रकार का साहित्य लिखने लगे कि अंग्रेजों से किस तरह से हमारे देश का उद्धार हो और किस तरह से ये मुक्त हो। इसी समय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। वो इस बात की अभिव्यक्ति था कि भारत किस तरह से अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होना चाहता था। लेकिन भारतेंदु के कवियों ने भारतीय जनमानस में अपने साहित्य के माध्यम से पहली बार हिंदी में राष्ट्रता की भावना को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया और यह अचानक परिवर्तन आया पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क के कारण। एवं दूसरा जो कारण, जो भारत में जो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी या अन्य संस्थाओं के द्वारा जो जन जागृति आंदोलन चलाया गया, उसके माध्यम से भारतीय लोगों का जो सोच था वो विस्तृत हुआ और वो अपने देश के बारे में सोचने लगे और उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में भी हुई। और भारतेंदु के नेतृत्व में इन कवियों ने राष्ट्रीयता से प्रेरित, राष्ट्रीयता से युक्त कविताएं लिखनी शुरू की। इन कविताओं में, इनमें जो प्रमुख कवि थे वे स्वयं भारतेंदु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता है, बहुत लंबी कविता है, प्रबोधिनी। कविता का नाम है प्रबोधिनी। उस प्रबोधिनी को पढ़ने पर लगता है कि प्रबोधिनी का शाब्दिक अर्थ भी होता है जागरण गीत, जगाने वाली। मानो ये प्रबोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सोए हुए भारतीय जनमानस को जगाने के लिए लिखी थी। इससे पूर्व हिंदी में इस तरह की कविताएं नहीं लिखी गई। इसी तरह से राधा शरण गोस्वामी जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारो उत्तम भारत देश, पहली बार साहित्य में संपूर्ण भारत को हमारा देश कह करके संबोधित किया गया और इस प्रकार की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कविताओं में की। दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि थे वे थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। इन्होंने भी इस राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की। कुछ मैं कविताओं और कवियों के नाम बताना चाहूंगा, इनमें ये राष्ट्रीयता जो है वो भरपूर मात्रा में व्यक्त हुई है। जैसे भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती कविता का नाम है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की आनंद अरुणोदय और प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया सम्मत और राधा कृष्णदास का शीर्षक कविताएं जो हैं वो देशभक्ति की भावना से प्रेरित हैं। इन कविताओं को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि भारतेंदु का साहित्य जो है वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। इन कवियों ने सर्वप्रथम भारतीय जनमानस के सामने देश के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियां थी उन पर प्रकाश डाला और उन पर प्रकाश डाल करके जनमानस में राष्ट्रीय भावना का संचार करने की कोशिश की और इसमें वो सफल भी हुए। प्रेमघन कहते हैं कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, अर्थात भारत भूमि जो है वो धन्य है, इसने अनेक रत्न, अनेक महान पुरुष, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, रत्नों को उत्पन्न करने वाली ये धरती जो है वो भारत भूमि है। इसी तरह बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने अपनी कविता
हार्दिक हर्षादर्श में भारत की दुर्दशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया और उससे आगे उन्होंने धन निकासी, भारत से धन निकासी कर रहे थे, उस पर भी उन्होंने कविताएं लिखी। यदि समग्र रूप से हम भारतेंदु युग की कविताओं को राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें दो चीजें सामने आती है। पहली है, उनकी कविताओं में देश प्रेम तो व्यक्त हुआ ही है, लेकिन कहीं कहीं उन कवियों ने राजभक्ति भी है। वो जैसे प्रेमगंज जो है, वो हार्दिक हर्षादर्श नामक कविता में भारत की दुर्दशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी तो पाते हैं, लेकिन साथ में ही इस कविता में वो महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा भी करते हैं। इसी तरह की भावना कुछ कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में भी मिलती है। ये उस समय की समय सीमा हो सकती है कि उस समय वो जो लोग थे, जो साहित्यकार थे, वो देश को तो राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित कर ही रहे थे, लेकिन कुछ कार्य जो अंग्रेजों ने किए थे अच्छे, उनकी प्रशंसा भी उनके मन में थी और उसको भी वो बेबाक रूप से अपनी कविताओं में लिख रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो इस कविता के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने राष्ट्रीयता को अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति दी। उन्होंने विशेषकर भारत की आर्थिक स्थिति के लिए अंग्रेजों को दोषी माना और अपनी प्रबोधिनी कविता में तो उन्होंने भारत माता को, भारतीय जनता को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बीच बीच में कहते हैं कि जैसे भारत की दुर्गति के लिए वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की क्या दुर्गति कर दी, इसके लिए वो कहते हैं अपनी कविता में, रोवों सब मिली आवों भारत भाई आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इस काव्य पंक्तियों में भारतेंदु की वेदना, मानो संपूर्ण भारत की वेदना भारतेंदु के शब्दों के रूप में व्यक्त हुई है। अंग्रेज जिस तरह से भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे, उसकी बहुत ही सटीक और बेबाक अभिव्यक्ति इस युग में भारतेंदु ने अपनी कविताओं के माध्यम से की। एक उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कि भारतेंदु कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से जाहिर क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये इस तरह की लिखने की उनकी एक शैली होती थी और इस पंक्तियों में भारतेंदु जनमानस को समझा रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो ऊपर से तो हंस हंस करके हमको प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन भीतर भीतर वो भारतीय धन की बहुत बड़ी मात्रा में निकासी करते हैं और वो धन जो है वो इंग्लैंड चला जाता है और वही भारत की आर्थिक दुर्दशा का कारण है। अंग्रेजों को बहुत ही बातन में तेज, अर्थात अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, उसका चित्रण भारतेंदु ने अपनी इन दो काव्य पंक्तियों में किया है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति जो भक्तिकाल और रीतिकाल से हिंदी को अलग करती है, वो राष्ट्रीयता की भावना है। पहली बार हिंदी में क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके राष्ट्रता की अभिव्यक्ति जो है वो भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में की और उनके मन में, जनता के मन में ये भावना जगाई कि हमारो उत्तम भारत देश, कि भारत जो है हमारा है और हमको जो भी सोचना है, जो भी करना है, वो संपूर्ण भारतवर्ष को साथ लेकर के करना है। इस तरह से राष्ट्रता की भावना इस युग की एक प्रमुख विशेषता है, जिसकी अभिव्यक्ति इन भारतेंदु की कविताओं में मिलती है। धन्यवाद।